इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज। नमस्कार, इंडिया वॉइस में आप सभी का स्वागत है। मैं आपके साथ दिव्या पांडे। वक्त हो चला है रिपोर्टर लाइव का, जहां दिन भर की तमाम बड़ी जानकारियां हमारे संवाददाता सीधे ग्राउंड जीरो से आप तक पहुंचाते हैं। तो खबरों की शुरुआत करेंगे। समाजवादी पार्टी सांसद इकरा हसन के साथ हुई कथित अभद्रता मामले को लेकर आक्रामक हो गई हैं। इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हमारे संवाददाता मोहम्मद आसिफ। समाजवादी पार्टी सांसद इकरा हसन से अभद्रता मामले को लेकर बेहद आक्रामक दिखाई दे रही है। सूत्रों ने दावा किया है कि इस मुद्दे को लेकर समाजवादी पार्टी लोकसभा में भी बीजेपी पर निशाना साधेगी। इसके अलावा रालोद का भी अब इस मामले में इकरा हसन को समर्थन मिल चुका है। फिलहाल समाजवादी पार्टी आजम खान की तरह इकरा हसन मामले में चुप नहीं बैठने वाली है। दरअसल यूपी के सहारनपुर की सपा सांसद इकरा हसन के साथ एडीएम ने कथित तौर पर अभद्रता किया था। अब यह मामला काफी सुर्खियों में है। समाजवादी पार्टी इस मामले को लेकर बेहद नाराज दिखाई दे रही है और साथ ही साथ कई जगह इस प्रकरण को लेकर प्रदर्शन भी हुआ। खुद सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा था कि जो अफसर सांसद के साथ अभद्रता कर सकता है तो जनता के साथ ऐसे अफसरों का क्या सलूक रहता होगा। फिलहाल सूत्रों ने दावा किया है कि सपा सांसद इकरा हसन के मामले को लेकर समाजवादी पार्टी लोकसभा में हंगामा कर सकती है और साथ ही साथ बीजेपी को घेरेगी भी। पता चला है कि समाजवादी पार्टी ने इसको लेकर बड़ी तैयारी किया है। फिलहाल जिस तरह से सपा सांसद इकरा हसन से अभद्रता का यह मामला अब लगातार बढ़ता जा रहा है, लड़ाई का दायरा बढ़ता जा रहा है और इन सब के बीच रालोद ने भी सपा सांसद इकरा हसन के साथ हुई कथित अभद्रता मामले को लेकर जयंत चौधरी को पत्र भी लिखा है और कहा है कि सपा सांसद इकरा हसन का सम्मान किया जाए। फिलहाल जिस तरीके से समाजवादी पार्टी को इकरा हसन को लेकर एक बड़ा मुद्दा मिल गया है और कहा यह भी जा रहा है कि जिस तरीके से आजम खान के मुद्दे पर समाजवादी पार्टी ने चुप्पी साधी थी, लेकिन इकरा हसन के मुद्दे पर समाजवादी पार्टी बेहद आक्रामक होगी। 27 के रण में मुस्लिमों पर अपना दबदबा कायम रखने के लिए भी समाजवादी पार्टी इस मुद्दे को हवा देगी, ऐसी भी चर्चा है। फिलहाल आने वाले दिनों में सपा सांसद इकरा हसन को लेकर जो लड़ाई चल रही है यह कितनी आगे बढ़ती है यह समय ही बताएगा। सहयोगी आलोक शर्मा के साथ आसिफ बेग, इंडिया वॉइस, लखनऊ। तो वहीं यूपी के मंत्रियों का गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की होड़ लगी हुई है। तो वहीं इस खबर पर विस्तार से जानकारी दे रहे हमारे संवाददाता मोहम्मद आसिफ। उत्तर प्रदेश में भाजपा संगठन और मंत्रिमंडल में फेरबदल की चर्चाओं के बीच डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात किया। मुलाकात के दौरान गृह मंत्री ने भाजपा संगठन और मंत्रिमंडल फेरबदल को लेकर चर्चा किया और साथ ही साथ 27 के रण में विजय पताका फहराने के लिए भी गृह मंत्री अमित शाह ने डिप्टी सीएम को दिशा निर्देश दिया। हालांकि इसके पहले डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने भी गृह मंत्री से मुलाकात किया था। दरअसल यूपी में भाजपा संगठन और मंत्रिमंडल में फेरबदल को लेकर अटकलों का बाजार गर्म है। माना यह जा रहा है कि भाजपा संगठन में बदलाव के बाद मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है। मंत्रिमंडल की बात करें तो अभी तक योगी सरकार में 54 मंत्री हैं, जबकि 6 अन्य मंत्रियों को जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है। कुल मिलाकर योगी सरकार में 60 मंत्रियों की जरूरत है। फिलहाल
इन्हीं सब चर्चाओं के बीच डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने गृह मंत्री अमित शाह से दिल्ली में मुलाकात किया, जो काफी देर तक चली। बैठक के दौरान कहा यह भी जा रहा है कि गृह मंत्री अमित शाह ने 27 के रण में यूपी में भाजपा का परचम लहराने के लिए भी दिशा निर्देश दिया और साथ ही साथ यह भी कहा कि हर हाल में 27 के रण में बीजेपी की सरकार बने। गृह मंत्री अमित शाह ने चुनावी मुद्दों को लेकर भी डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक से चर्चा किया। इस चर्चा की फोटो डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट किया और गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात को लेकर आभार भी जताया। फिलहाल जिस तरीके से डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के बाद डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात किया, इसको लेकर राजनीतिक गलियारों में कई तरह की राजनीतिक चर्चाएं भी है। फिलहाल 27 के रण की तैयारियों में जुटी भाजपा अब 27 को लेकर पूरी तैयारी और एक्शन मोड में भी आ गई है। सहयोगी आलोक शर्मा के साथ आसिफ बेग, इंडिया वॉइस, लखनऊ। तो वहीं उत्तराखंड में विजिलेंस द्वारा भ्रष्टाचार के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा रही है। इस कार्रवाई पर विस्तार से जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता अभय केंतुरा। उत्तराखंड में भ्रष्टाचार के मामलों पर लगातार कार्रवाई हो रही है। भ्रष्टाचार पे जितने भी अपराधी हैं जो भ्रष्टाचार को संरक्षण देने का काम कर रहे हैं, भ्रष्टाचार को पालने का काम कर रहे हैं, उनके खिलाफ लगातार विजिलेंस की कार्रवाई यहाँ पर चल रही है। जिस प्रकार से अभी तक शिकायतें मिल पाई है विजिलेंस को, उस पर लगातार कोशिश यही है, चाहे वो ट्रैप के माध्यम से हो या जांच के माध्यम से हो, ऐसे अपराधियों को, ऐसे दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने का काम यहाँ पर विजिलेंस की तरफ से किया जा रहा है। धामी सरकार ने विजिलेंस को पूरी छूट यहाँ पर दी है ताकि भ्रष्टाचार पर कड़ी चोट यहाँ पर की जा सके। और जब से सत्ता संभाली है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने, तब से लगातार ऐसे भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई हो रही है। अब तक 200 से ज़्यादा भ्रष्टाचारी सलाखों के पीछे पहुंच चुके हैं। ये कह सकते हैं कि जो 84 मामले पिछले एक साल में यहाँ पर आए हैं विजिलेंस के सामने, उनमें से 93 लोगों की गिरफ्तारी उस पूरे मामले पर हो चुकी है। और ओवरऑल अभी तक देखें, पूरे 4 साल का अगर रिकॉर्ड उठाकर देखें भाजपा सरकार का, तो इन 4 सालों में भाजपा सरकार ने कोशिश यही करी है और जो अपराधी हैं, जो जिनकी तरफ से भ्रष्टाचार को संरक्षण देने का काम किया जाता, उनको सलाखों के पीछे पहुंचाने का काम किया। यानी 70% ऐसे मामले रहे जब अपराधियों को सलाखों के पीछे पहुंचाया गया है। और ये कार्रवाई, ये कह सकते हैं कि आने वाले दिनों में नजीर बनेगी और उत्तराखंड राज्य भ्रष्टाचार मुक्त बनता प्रदेश बन पाएगा। कैमरामैन हसनैन साथ अभय केंतुरा, इंडिया वॉइस। तो वहीं हरिद्वार में कांवड़ यात्रा शुरू हो गई है, जिससे बैरागी कैंप में भारी भीड़ उमड़ पड़ी है। तो वहीं इस खबर पर विस्तार से जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता हितेश त्यागी। कांवड़ यात्रा इन दिनों अपने चरम पर है और डाक कांवड़ की अगर हम बात करें तो उसका जनसैलाब भी अब हरिद्वार पहुंच गया है। बैरागी कैंप डाक कांवड़ियों से लबालब है, यात्रियों से लबालब है, श्रद्धालुओं से लबालब है, क्योंकि देश दुनिया से जो कांवड़िए हैं वो हरिद्वार का रुख कर चुके हैं। अभी तक 1 करोड़ 16 लाख कांवड़ियों ने हरिद्वार हर की पैड़ी से जल उठाकर अपने गंतव्य की ओर रवानगी शुरू कर दी है। ऐसे में जिस तरीके से जो कांवड़िए हैं, जो डाक कांवड़िए हैं, उनका सिलसिला भी हरिद्वार में शुरू हो गया है। हरियाणा, यूपी, पंजाब, राजस्थान जैसे कई ऐसे राज्य हैं जहां से भारी भारकम तरीके से जो डाक कांवड़िए हैं वो हरिद्वार आते हैं और यहां से अपने गंतव्य की ओर जाते हैं। ऐसे में पुलिस प्रशासन ने भी अपनी जो व्यवस्था है वो चाक चौबंद कर ली है। लगातार बैठकें चल रही है, लगातार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी कांवड़ियों की पूजा अर्चना कर रहे हैं, उनके पैर धोकर उनका स्वागत, अभिनंदन किया जा रहा है। तो कहीं हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा भी देखने को मिल रही है। कैमरा पर्सन हर्ष सुनियाल के साथ हितेश त्यागी, इंडिया वॉइस, देहरादून। तो खबर राजनगर के केशर गड़िया से है, जहां रात में अज्ञात व्यक्ति को वाहन ने कुचल दिया है। तो इस घटना पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता रविकांत। ऐसा हुआ जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई। इतनी दर्दनाक मौत थी कि जिसे देखकर लोगों की रूह कांप जाएगी। ये घटना बताया जा रहा है, ये घटना करीब सुबह के 4:30 बजे की है, लेकिन राजनगर पुलिस प्रशासन को इसकी सूचना सुबह के 6:30 बजे मिली। सूचना मिलते ही थाना प्रभारी चंचल कुमार ने दल बल के साथ घटनास्थल पहुंचे, जहां पर शव इस छत विक्षत हालत में सड़क पर ही पड़ा था। मृतक का शरीर का सर है वो
एक और पड़ा हुआ था, तो उनका शरीर का दूसरा हिस्सा सड़क पर ही पूरा चिपक गया था, क्योंकि उसके ऊपर से कई गाड़ियां चढ़ चुकी थी। हालांकि इस घटना के बाद क्षेत्र में दहशत का माहौल हो गया और वहां के स्थानीय लोगों ने वहां के सड़क मार्ग को कुछ देर के लिए जाम कर दिया और थाना प्रशासन से मांग करने लगे कि जल्द से जल्द इस शव को यहां से हटा दिया जाए। लेकिन राजनगर थाना प्रभारी चंचल कुमार की अहम भूमिका इसमें देखी गई, जब उन्होंने अपनी तत्परता दिखाते हुए मात्र आधे घंटे में इसके शिनाख्त कर पूरे मामले को जो है शांत कराया और जाम खुलवाया और साथ ही साथ शव को सड़क से हटवा कर उसे अपने कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम के लिए सरायकेला भेज दिया। इस दौरान बताया गया कि उस सरगढ़िया गांव में ही एक लवारिस अवस्था में एक बाइक मिली, जिससे ये पता चल पाया कि वो बाइक जो नंबर है, उस बाइक के नंबर से पता चल पाया कि जो शव पड़ा था लवारिस अवस्था में, वो लवारिस नहीं, वो चाईबासा के रहने वाले सुशांत चौरसिया के रूप में उसकी पहचान की गई। और इसके बाद उसके परिजन राजनगर प्रशासन थाना पहुंचे और जिसके बाद पोस्टमार्टम के लिए शव को सरायकेला भेज दिया गया। अब पूरा मामला लगभग साफ हो चुका है और इसके बाद आगे की कार्रवाई के लिए थाना प्रभारी और प्रशासन के द्वारा पूरा सहयोग किया जा रहा है। कैमरामैन चिंटू के साथ रविकांत गोप, इंडिया वॉइस, राजनगर। तो वहीं ईडी ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल को जन्मदिन के दिन गिरफ्तार किया है। इस पूरे मामले पर ज्यादा जानकारी दे रहे हमारे संवाददाता श्रीकांत दास। इस वक्त मैं खड़ा हूँ पूर्व मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ के भूपेश बघेल के निवास के गेट नंबर 2 पे, जहां से कुछ देर पहले ही ईडी की टीम यहां से चैतन्य बघेल, जो कि भूपेश बघेल के बेटे हैं, जिनका आज जन्मदिन भी है, उनको यहां से गिरफ्तार करके ले गई है। आपको पता चले कि ईडी की तीसरी रेड है। इससे पहले भी 10 मार्च को यहाँ पर ईडी की टीम आई थी और उस समय भी काफी मुशक्कत ईडी की टीम को करना पड़ा था। जब वो निकल रही थी घर से, उस टाइम भी पत्थरबाजी भी यहाँ हुई थी, जिसको देखते हुए आज सीआरपीएफ की अतिरिक्त फोर्स बुलाई गई थी। जिला पुलिस कई थानों की यहाँ पे बल यहाँ पे तैनात किया गया था और जिसके बाद भी आज लगभग जब ईडी यहाँ की टीम यहाँ से चैतन्य बघेल को गिरफ्तार करके ले जा रही थी, उस वक्त यहाँ पे काफी हंगामा हुआ। कार्यकर्ता गाड़ियों के ऊपर चढ़ गए थे, वहीं पे ईडी का पुतला दहन भी किया गया। लगभग ईडी की टीम को गेट नंबर 2 से मेन रोड आते तक लगभग 45 मिनट से भी ज्यादा का समय यहाँ पे लगा। आपको बताया चले कि ईडी जो है महादेव सट्टा ऐप और मनी लॉन्ड्रिंग और शराब घोटाले को लेकर के लगातार छापेमारी कार्रवाई कर रही है, जिसको आज की भी कार्रवाई उसी से जोड़ के देखा जा रहा है। कहीं ना कहीं ये चीजें मनी लॉन्ड्रिंग से लेकर के बड़े महादेव सट्टा ऐप, जो कि करोड़ों का सट्टा ऐप जो चल रहा था छत्तीसगढ़ में, जिससे पूरी तरीके से कहा जाए कि पूरी सरकार बदल गई थी छत्तीसगढ़ की। कांग्रेस की सरकार थी उस समय, काफी हंगामा हुआ था, बीजेपी ने काफी हंगामा किया था और पूरी सरकार बदल गई थी। आपको पता चले कि सवेरे ही पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अपने बंगले से निकलते हैं और विधानसभा का आखिरी सत्र है उसे अटेंड करने के लिए विधानसभा के लिए निकल जाते हैं। उसके बाद लगभग 1-1.5 घंटे के बाद ईडी की टीम उनके बेटे चैतन्य बघेल को यहां से गिरफ्तार करके अपने साथ रायपुर कार्यालय ले जाती है। कहीं ना कहीं देखना होगा कि आज विधानसभा में भी क्या हंगामा होता है, किस तरीके से भूपेश बघेल इसको लेकर के विधानसभा में आवाज उठाते हैं। मैं श्रीकांत दास, इंडिया वॉइस के लिए। तो वहीं झारखंड से सटे पश्चिम बंगाल के झारग्राम जिले में ट्रेन की चपेट में आने से 3 हाथियों की मौत हो गई है। आखिर कैसे हुई है यह दुखद घटना, बता रहे हमारे संवाददाता अकबर। हाथियों के मरने का सिलसिला बदस्तूर जारी है, कभी झारखंड तो कभी झारखंड कभी बंगाल में। जी हाँ, पिछले दिनों झारखंड में 3 हाथी की करंट की चपेट में आने से मौत हो गई थी। वहीं आज 3 हाथी की ट्रेन के चपेट में आने से मौत हो गई। बताया जाता है कि झारखंड और बंगाल के बीचों बीच सालडी में उस वक्त अफरा तफरी का माहौल हो गया जब ट्रेन की चपेट में 3 हाथी के आने की सूचना हुई। लोग पहुंचे और देखा कि 3 हाथी ट्रेन की चपेट में आकर कट गए। वहीं घटनास्थल पे वन विभाग की टीम पहुंचती है और घंटों मशक्कत के बाद परिचालन खाली कराकर ट्रेन के परिचालन को चालू किया जाता है। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर हाथियों की मौत हो कैसे रही है, वजह क्या है, क्या कारण है जो हाथी कभी ट्रेन की चपेट में तो कभी करंट की चपेट में आ जाते हैं। क्या उसे रास्ता नहीं मिल पाता, क्या उसे खाने की लालच होती है जो शहर की तरफ मूव करता है, आखिर वजह क्या है ये तो विभाग बताएगी। जमशेदपुर से इंडिया वॉइस के लिए मोहम्मद अकबर।
खबर अमरोहा से है, जहां पुलिस ने ट्रैक्टर चोरी गैंग का खुलासा किया है। आखिर क्या है पूरा मामला, बता रहे हमारे संवाददाता इमरान। उत्तर प्रदेश के अमरोहा में अमरोहा पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां पर बिहार से ट्रैक्टर चोरी करके अमरोहा में बेचने वाली गैंग का खुलासा किया है। पुलिस ने 2 शातिर गैंग के सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया है, जिन पर संबंधित धाराओं में कार्रवाई की गई है, जिसका खुलासा अमरोहा पुलिस अधीक्षक कार्यालय पर किया गया। पुलिस अधीक्षक ने इस घटना का खुलासा करते हुए दोनों आरोपियों को जेल भेजने की पुष्टि की है। पूरा मामला अमरोहा जनपद के डिडोली कोतवाली क्षेत्र का है, जहां पर डिडोली कोतवाली क्षेत्र में पिछले 10 साल से लगातार बिहार से चोरी के ट्रैक्टर लाकर, कैंटर में चोरी के ट्रैक्टर लाकर उनको मॉडिफाई करके यहाँ बेचा जाता था और एक बड़ा मुनाफा यहाँ पर कमाया जाता है, जिसकी गैंग, ये पूरी गैंग बनाकर इसमें कार्य करते हैं। इस गैंग में लगभग कई सदस्य हैं, जिसमें लगभग 6 लोगों के खिलाफ इसमें मुकदमा दर्ज किया गया है। 2 गैंग के सदस्यों को गिरफ्तार किया है, जो बुलंदशहर के रहने वाले हैं, जिनके पास से एक कंटेनर और 3 ट्रैक्टर पुलिस को बरामद हुए हैं। फिलहाल पुलिस ने दोनों आरोपियों पर संबंधित धाराओं में कार्रवाई की है। वहीं पुलिस अधीक्षक अमित कुमार आनंद ने जानकारी देते हुए कहा कि दोनों आरोपियों का आपराधिक इतिहास रहा है। ये अभी हाल फिलहाल में इस गैंग को ज्वाइन करने वाले 2 सदस्य हैं, जिन पर संबंधित धाराओं में कार्रवाई करते हुए जेल भेज दिया है। अमरोहा से इंडिया वॉइस के लिए मोहम्मद इमरान की रिपोर्ट। तो वही स्वच्छता रैंकिंग में बनारस ने लंबी छलांग लगाई है। किस स्थान पर पहुंचा है, बता रहे हमारे संवाददाता धर्मेंद्र। स्वच्छ भारत मिशन भारत सरकार के द्वारा 2025 के शहरी आवास विकास मंत्रालय के द्वारा सर्वेक्षण रिपोर्ट जारी हो चुका है। इसको लेकर वाराणसी नगर निगम ने बड़ी उछाल मारी है सर्वेक्षण रिपोर्ट को लेकर के। पिछले सर्वेक्षण में वाराणसी नगर निगम ने 41वां रैंक पाया था और वह सीधा नए सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार वाराणसी नगर निगम 17वें रैंक पर आकर के बड़ी एक उपलब्धि हासिल की है, जिसको लेकर वाराणसी नगर निगम के जनसंपर्क अधिकारी संदीप श्रीवास्तव ने बताया है कि एक लगभग बड़े उछाल के साथ वाराणसी ने स्वच्छता को लेकर के एक बड़ा कामयाबी हासिल पाया है और जल्द ही इसको लेकर अगले सर्वेक्षण में कुछ कमियां रह गई हैं, जिसको सुधारा जाएगा और सुधार करके तीसरे नंबर पर हम आने की कोशिश करेंगे। वाराणसी नगर निगम स्वच्छता को लेकर लगातार जागरूक है, लोगों को जागरूक कर रहा है, तमाम कूड़ों कचरों को भी उठाने के लिए लगातार प्रयासरत है। तमाम सुविधाओं का नगर निगम विस्तार भी कर रहा है ताकि किसी भी जनता की सुविधाओं में और बहुत ही हो के तमाम जागरूक अभियान भी चलाए जा रहे हैं कि कैसी जनता जागरूक हो सके, स्वच्छता को लेकर के जागरूकता दिखाए। इसको लेकर काफ़ी बड़ी पहल वाराणसी नगर निगम से की गई थी, इसको लेकर के एक बड़ा सफाई अभियान में लेकर रैंकिंग में बड़ी सुधार आई है और जल्द ही नगर निगम का कहना है कि अगर अगले सर्वेक्षण में हम और बड़ी उपलब्धि हासिल करेंगे और वाराणसी देश के तीसरे नंबर सर्वेक्षण में आ पाएगा। वाराणसी धर्मेंद्र पांडे, इंडिया वॉइस। खबर मेरठ से है, जहां आशिकी के चक्कर में युवक फर्जी दरोगा बन गया। आखिर क्या है पूरा मामला, बता रहे हमारे संवाददाता शाहरुख। आशिकी के चक्कर में युवक को बनना पड़ा फर्जी दरोगा। अपनी गर्लफ्रेंड के घर पहुंचा और वहां पर लोगों ने पुलिस को बुलाकर उसको सौंप दिया। पुलिस पूछताछ में उसने खुद को ग्रेटर नोएडा के दादरी थाने में तैनात बताया। जब पूछताछ में पता लगा तो वहां पर कोई शुभम राणा नाम का उप निरीक्षक नहीं था। पुलिस ने उसके ऊपर मुकदमा लिख उसको जेल भेज दिया। मेरठ के एसएसपी डॉक्टर विपिन टाडा का कहना यह है कि पूर्व में भी ऐसे कृत्य कर चुका है, जो फर्जी वर्दी पहनने के बाद लोगों में भ्रांति फैला रहा था और इसकी कई बार ऐसी शिकायतें आ चुकी हैं। मुजफ्फरनगर का रहने वाला शुभम राणा अब जेल की सलाखों के पीछे पहुंच चुका है। मेरठ से इंडिया वॉइस के लिए शाहरुख सती। खबर पीलीभीत से है, जहां कर्मचारी संघ एकजुट होकर कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन किया। क्या है पूरा मामला, बता रहे हमारे संवाददाता अमित पाल। तो बता दें आपको, खबर पीलीभीत से है, जहां कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया है। तो खबरों में आगे बढ़ेंगे। खबर प्रयागराज से है, जहां देश के कई हिस्सों में हो रही बारिश के चलते नदियों का जलस्तर बढ़ गया है। वहीं खबर पर विस्तार से जानकारी दे रहे हमारे संवाददाता शोएब रिजवी। संगम नगरी प्रयागराज में गंगा और यमुना का जलस्तर एक बार फिर तेज़ी से बढ़ना शुरू हो गया है। दरअसल पिछले कुछ दिनों में जिस तरह से जलस्तर बढ़ा था, उसके बाद जो यहाँ का ऐतिहासिक लेटे हनुमान जी है, वहाँ तक जलस्तर बढ़ने की वजह से पानी पहुँच चुका था। माँ गंगा ने हनुमान जी को स्नान कराया था, लेकिन उसके बाद जलस्तर थोड़ा धीमा पड़ा था, कम होना शुरू हो गया था और एक बार फिर जलस्तर बढ़ा है और एक बार फिर माँ गंगा ने लेटे हनुमान जी को स्नान कराया है और अब उसके कपाट बंद कर दिए गए हैं। कल ही उसके कपाट खोले गए थे, लेकिन अब एक बार फिर जलस्तर बढ़ जाने के बाद जब पानी अंदर पहुंच चुका है तो कपाट बंद कर दिए गए हैं। यही हाल उन तमाम निचले इलाकों का है जो तटीय इलाके हैं, वहां पर लगातार जलस्तर बढ़ रहा है।
जिसकी वजह से लोग परेशान हैं। कोशिश की जा रही है कि उनको वैकल्पिक जगहों पर पहुंचाया जाए। उसके लिए प्रशासन भी मुस्तैद है, लगातार निगरानी की जा रही है, चौकियां बनाई गई हैं। स्टीमर और नाव से पानी के अंदर भी एक तरह से निगरानी की जा रही है और ऐसे लोग जो तटीय इलाके में रह रहे हैं उन्हें सुरक्षित स्थान पर जाने को कहा जा रहा। जिस तरह का ये सिलसिला देखने को मिल रहा, आने वाले दिनों में भी इस तरह का उतार चढ़ाव जलस्तर में होता रहेगा, जिसकी वजह से लोगों को इन इलाकों में रहने वालों को परेशानी हो रही है और ये कहा जा सकता है कि अगले कुछ दिनों तक ये सिलसिला जारी रहेगा। शहरी इंडिया वाइज खबर सीतापुर से है, जहां घर पर पति पत्नी के बीच विवाद में महिला की मौत हो गई। आखिर क्या रही वजह, बता रहे हमारे संवाददाता नंद किशोर। जनपद से एक दिल दहलाने वाली घटना सामने आई है। बताया जा रहा है कि पूर्व पति ने महिला पर आपसी विवाद के चलते ईंट और पत्थरों से हमला कर दिया, जिससे महिला गंभीर रूप से घायल हो गई थी, जिसे वर्तमान पति ने अस्पताल में भर्ती कराया। इलाज के दौरान महिला की दर्दनाक मौत हो गई। बताया जा रहा है कि हत्या के बाद आरोपी पूर्व पति मौके से फरार हो गया। तो ये ताज़ा मामला जनपद सीतापुर के कोतवाली क्षेत्र मिश्री का बताया जा रहा है। हालांकि पुलिस सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची और पूछताछ के बाद आरोपी पूर्व पति को गिरफ्तार करने के लिए कई जगह पर दबिश दे रही है। अब देखने वाली बात होगी कि किस प्रकार से आरोपी पूर्व हत्यारे पति को गिरफ्तार कर पाती है। दरअसल बताया ये भी जा रहा है कि धर्मेंद्र नामक युवक से लगभग 16 साल पहले महिला का विवाह हुआ था। कुछ आपसी विवाद और पारिवारिक कारणों के चलते दोनों में अलगाव हो गया था। 10 सालों से महिला अपने देवर के साथ रह रही थी और उससे 4 बच्चे भी हैं। कल देर रात कुछ कारणों के चलते विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ गया कि पूर्व पति धर्मेंद्र ने ईंट से हमला कर महिला को मौत के घाट उतार दिया, जिसके बाद वो मौके से फरार भी हो गया। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी पूर्व पति को गिरफ्तार करने की पूरी कार्रवाई शुरू कर दी है। अब देखने वाली बात होगी कब तक आरोपी पूर्व पति गिरफ्तार होता है और सलाखों के पीछे भेजा जाता है। सीतापुर से इंडिया वॉइस के लिए नंद किशोर नाग। खबर बिजनौर से है, जहां शुगर मिल में 3 मजदूरों की मौत हो गई। आखिर क्या वजह रही है, बता रहे हमारे संवाददाता जहीर। बिजनौर के नांगल थाना क्षेत्र के बरकातपुर गांव के पास स्थित उत्तम शुगर मिल में आज उस वक्त एक दर्दनाक हादसा हो गया जब टैंक की सफाई करने के दौरान 2 मजदूर उसमें गिर गए। दोनों मजदूरों को बचाने के लिए 2 लोग और उसके अंदर घुस गए। जैसे ही सभी 4 लोग अंदर घुसे तभी 4 लोग बेहोश हो गए। आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और मिल के कर्मचारी अन्य भी मौके पर पहुंच गए। उन्होंने सभी मजदूरों को निकाला और अस्पताल पहुंचाया, जहां पर 3 मजदूरों की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि मृतकों में एक सुपरवाइजर और 2 मजदूर शामिल हैं। मौके पर पहुंची पुलिस ने सभी तीनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और कानूनी कार्रवाई में जुट गई। तीनों मजदूरों की मौत से उनके परिवार में कोहराम मच गया। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। फिलहाल पुलिस और प्रशासन पूरे मामले की जांच कर कार्रवाई की बात कर रहा है और तीनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। पोस्टमार्टम हाउस पर तीनों के परिजन रोते और बिलखते हुए पहुंच गए हैं और पूरे परिवार में कोहराम मचा हुआ है। इंडिया वॉइस के लिए बिजनौर से जहीर अहमद की रिपोर्ट। खबर बांदा से है, जहां लगातार बारिश के कारण कच्चे मकान के ढहने से 2 बच्चों की दर्दनाक मौत हो गई है। तो वह इस घटना पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता संदीप। बांदा में आज एक ऐसा मामला सामने आया है जहां पर एक परिवार अपने घर के अंदर चैन की नींद सो रहा था, तभी लगातार जो बारिश हो रही है उसकी वजह से अचानक पूरा मकान का मकान पूरा धराशायी हो गया, जिसमें परिवार के 9 लोग मलबे में दब गए थे। उसके बाद जैसे ही ग्रामीणों को पूरे मामले की जानकारी लगी तो ग्रामीणों ने स्थानीय प्रशासन को पूरे मामले की सूचना दी। सूचना के बाद ग्रामीणों और स्थानीय प्रशासन के द्वारा पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर घंटों रेस्क्यू ऑपरेशन चला था, जिसके बाद सभी लोगों को जो मलबे के नीचे दब गए थे सभी लोगों को मलबे से बाहर निकाल करके उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। लेकिन उपचार के दौरान बताया जा रहा है कि वहीं 2 बच्चों की, जो मासूम बच्चे थे, उन 2 बच्चों की मौत हो गई थी। और अगर 7 लोगों की बात करें तो 7 में से 5 लोगों की हालत तो ठीक है बताई जा रही है, लेकिन वहीं 2 लोगों की हालत अभी भी गंभीर बनी हुई है। घटना की जानकारी मिलने के तुरंत बाद जिला अधिकारी भी जे रिभा जो है वो जिला अस्पताल में आई थी, मौके का मुआयना किया था। वहाँ पर घायलों से भी उन्होंने मुलाकात की थी
और उन्होंने पूरा आश्वासन उन्हें दिया है इस बात का कि जिस तरह से पूरा मामला हुआ है उसको लेकर के जो सरकार की तरफ से जो मदद होगी वो पूरी मदद दिलाने का काम किया जाएगा जिलाधिकारी की तरफ से। इंडिया वॉइस के लिए संदीप कुमार। तो खबर रायबरेली से है, जहां लाखों रुपए से भरा बैग युवक ने पुलिस को सौंप दिया है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हमारे संवाददाता राजू तिवारी। रायबरेली के रहने वाले एक युवक के द्वारा आज ईमानदारी की मिसाल पेश की गई है, जिसके बाद उसकी भूरी भूरी प्रशंसा यहां का स्थानीय प्रशासन कर रहा है। बता दें कि रायबरेली के निराला नगर रहने वाले हिमांशु वाजपेयी अपने प्लाट पर गए हुए थे। वहां पर एक स्कूटी में चाबी लगी हुई थी और बैग टांगा हुआ था। बैग में 1,80,000 रुपए रखे थे और स्कूटी भी खड़ी थी। तो उसके द्वारा स्कूटी और बैग को ले जाकर पुलिस अधीक्षक कार्यालय में सौंप दिया गया, जिसके बाद रायबरेली पुलिस अधीक्षक डॉक्टर यशवीर सिंह के द्वारा हिमांशु वाजपेयी को प्रशस्ति पत्र देते हुए भूरी भूरी प्रशंसा की गई है। और उनके द्वारा साफ तौर से कहा गया है कि हिमांशु वाजपेयी ने आज मानवता की मिसाल पेश की गई है और हर व्यक्ति का दायित्व है कि वो अपने कर्तव्यों का बिल्कुल ईमानदारी से निर्वहन करे। जिसके बाद रायबरेली मीडिया सेल पर ये कहते हुए डॉक्टर यशवीर सिंह ने बताया है कि हर व्यक्ति को चाहिए कि ऐसी वस्तुओं को पढ़ा देके तो तत्काल पुलिस को सूचित करे। तो कहीं ना कहीं रायबरेली में एक मानवता और ईमानदारी की मिसाल पेश की गई है। राजू तिवारी, इंडिया वॉइस, रायबरेली। खबर हरदोई से है, जहां चोरी के आरोप में 2 युवकों को बांधकर पीटा गया। आखिर क्या है पूरा मामला, बता रहे हमारे संवाददाता आनंद। हरदोई में आज 2 युवकों को पेड़ से बांधकर पीटा गया। आपको बता दें कि ये पूरा मामला हरदोई के शहर कोतवाली क्षेत्र का है, धन्नूपुरवा का, जहां पर युवक गए हुए थे, लेकिन वहां के लोगों ने ये समझा कि वो लोग सुअर चोरी करने आए हैं। हालांकि वहां पे उन लोगों ने पकड़ लिया, उसके बाद में उनको पीटना शुरू किया, लात और जूतों से पीटा है। हालांकि अभी आपको बता दें कि पुलिस ने, जब ये वीडियो वायरल हुआ है, पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए शहर कोतवाली पुलिस ने उन युवकों को अरेस्ट किया है जिन लोगों ने उनको। खबर अमरोहा से है, जहां स्कूल वैन और पिकअप गाड़ी में जोरदार भिड़ंत में एक 5 वर्षीय स्कूली बच्ची की मौत हो गई है। तो इस घटना पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता इमरान। उत्तर प्रदेश के अमरोहा में एक भीषण सड़क हादसा देखने को मिला है, जहां पर एक स्कूल की वैन ने पिकअप को जोरदार टक्कर मार दी, जिसके चलते स्कूल की वैन में सवार 9 बच्चे गंभीर रूप से घायल हुए, जबकि एक बच्ची और एक टीचर की मौके पर मौत हो गई। जिसके बाद आनंद ने मौके पर पहुंचकर घटनास्थल का जायजा लिया। वहीं घायलों को अस्पताल में भर्ती करा दिया, जहां पर अस्पताल में घायलों के बेहतर इलाज के लिए जिलाधिकारी ने निर्देशित भी किया है। पूरा मामला अमरोहा जनपद के हसनपुर कोतवाली क्षेत्र का है, जहां पर हसनपुर कोतवाली क्षेत्र के गजरोला मार्ग पर आगापुर के सामने तेज रफ्तार पिकअप ने स्कूल की वैन को जोरदार टक्कर मार दी। वैन में सवार एक टीचर और एक बच्ची, 5 वर्षीय बच्ची की मौत हो गई है, जबकि इसमें 9 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। 9 बच्चे घायल हुए हैं, जिनको इलाज के लिए भर्ती करा दिया है, जिनका जिला अस्पताल में पुलिस की मौजूदगी में इलाज चल रहा है। वहीं सारे मामले में जिलाधिकारी निधि गुप्ता ने जानकारी देते हुए कहा कि इसमें गहनता से जांच की जा रही है, हादसे के कारण का पता लगाया जा रहा है। वहीं पुलिस अधीक्षक ने भी इसमें ट्रैफिक पुलिस के अधिकारियों को निर्देशित किया है कि ऐसे जो भी वाहन स्कूल में चल रहे हैं उनकी जांच करके उन पर तत्काल कार्रवाई की जाए। अमरोहा से इंडिया वॉइस के लिए मोहम्मद इमरान की रिपोर्ट। तो रिपोर्टर लाइव में फिलहाल के लिए बस इतना ही। बने रहे इंडिया वॉइस के साथ। नमस्कार। इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज।